नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए संसदीय एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम या फिर पॉलिटिकल साइंस का कभी कभी भी कोई भी थ्योरी समझ नहीं होती तब ये वर्ड हमेशा यूज़ में लिए जाते हैं। तो जब ये वर्ड यूज़ में लिए जाते हैं तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि संसदीय प्रणाली क्या है, अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है। संसदीय तो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में तो फिर भी दिक्कत आती ही है। तो ये जो टॉपिक है, मैंने जो पहले के 2 टॉपिक कराए थे, कौन-सा शक्ति पृथक्करण और न्यायपालिका, उससे ही लिंक होके अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको पता है कि सरकार के कितने अंग होते थे? 3 अंग। ठीक? 3 अंग होते थे। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, ये रिवीजन बता रहा हूँ मैं आपको, और एक न्यायपालिका। हमने इसके बारे में चर्चा करी थी, तीनों के अलग अलग कार्य। ठीक है? तो उसे बोला शक्ति पृथक्करण। ठीक? और तीनों ही एक दूसरे पर नियंत्रण रखती थी। इस सिद्धांत को बोला था नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। जो भी बच्चे नए हैं, पुराने वाले वीडियो देखने के लिए, तो मैंने ये अपने यूट्यूब चैनल जो है, इस चैनल पे गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब पे सर्च करते हैं, अपने टॉप ऊपर ऊपर चैनल आएगा, उसकी प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम करके, तो उस पे जाना, वहाँ पे आपको सारे वीडियो एक जगह ही मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन इसके बारे में। लिखना स्टार्ट करो, समझा मैं देता हूँ आपको पूरा। ठीक है? देखो, संसदीय व्यवस्था में क्या होता है। देखो, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था जैसे हम हम थोड़ी सी हम बात करें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में। ये संसद है, इसमें 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन, है ना, और लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं क्योंकि जनता द्वारा इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा उच्च सदन, जो स्थायी सदन भी कहते हैं इसे, जो कभी भंग नहीं होता, और इसका जनता द्वारा ही जो है चुनाव होता है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है? ये व्यवस्था है क्या आखिर में, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी कहाँ से ये जो व्यवस्था का सिद्धांत आया था, कहाँ से क्या हुआ था, ये सारी बातें। इसमें लिखो कि संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कैसे होता है वो बताऊंगा। घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका जो होती है, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व रहती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है किसमें? इसमें संसदीय प्रणाली में। कैसे? मैंने क्या बोला, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका मतलब क्या हो गया, आपकी संसद ना, लोकसभा राज्यसभा। कार्यपालिका आपकी यहाँ पे मंत्रिपरिषद। तो का मंत्री परिषद बनती भी किसमें से? विधायिका में से तो बनती है, कि अपने लोकसभा में से मंत्री एक सदस्य लेके इसको कार्यपालिका में बैठा दिया, मतलब मंत्रिपरिषद में मंत्री बना दिया। राज्यसभा से लिया, इसको बता दिया। सदस्य तो यही है ना, तो ये इसमें से आए तो इसके प्रति उत्तरदायित्व रहता ही है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत रहता है। ठीक है? संसदीय व्यवस्था में। अब यहाँ पे लिखो नेक्स्ट, अध्यक्षात्मक में। समझ में आ गया किस तरह से उत्तरदायित्व रहती है, क्योंकि बनते ही जब विधायिका में से ही बनते हैं, जो भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। ये कार्यपालिका जो उत्तरदायित्व रहती है, विधायिका के प्रति रहती है। ठीक है? अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक। इसमें लिखो कि ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें लिखो विधायिका कार्यपालिका से
ऐसे देखो, विधायिका व कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। अब विधायिका कार्यपालिका से एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। इसमें उत्तरदायित्व का सिद्धांत का पालना की जाती है, और इसमें कौन से सिद्धांत की पालना की जाती है, बताया था पिछले वाले वीडियो में। इसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की पालना होती है। अब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है, वो पूरा मैंने वीडियो बना रखे हैं 2 पार्ट में। आप गवर्नमेंट गुरु चैनल को वहाँ पे जाना, प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको ये चैनल जो है टॉपिक मिल जाएगा पूरा का पूरा। चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिख लिया, नेक्स्ट चलो। हम्म अब हम बात करते हैं कि किस किस देश में कौन कौन सी व्यवस्था पाई जाती है। अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे एक जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ वैसे टेबल बना दो। संसदीय व्यवस्था, यहाँ लिखो अध्यक्षात्मक, और यहाँ लिखो अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संसदीय। आदि तो संसदीय के भी मिश्रण है, और आदि इसमें जो है अध्यक्षात्मक का मिश्रण है। तो संसदीय व्यवस्था में अध्यक्षात्मक व्यवस्था और अर्ध संघीय व्यवस्था। और लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई। देखो, संसदीय व्यवस्था की जननी यूके, मतलब ब्रिटेन, संसदीय व्यवस्था की जननी कहा जाता है, ठीक है। ब्रिटेन हमारे पे गुलाम था, तो हमारे भारत में भी यही व्यवस्था पाई जाती है। उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ा है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें वहीं से ली है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को भी गुलाम बना रखा था ब्रिटेन ने, ठीक है। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बगल में जो देश है न्यूजीलैंड, है ना। जापान, जर्मनी, ठीक है। अब भारत के पड़ोस में कहाँ पे देखेंगे हम, नेपाल, जो नया नेपाल बना है ना, पाकिस्तान, और आपके बांग्लादेश। अब देखो, ब्रिटेन ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा उपनिवेश ब्रिटेन के थे, तो ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेश बनाया, नेपाल को बनाया, पाकिस्तान को बनाया, बांग्लादेश को बनाया, ऑस्ट्रेलिया को बनाया, न्यूजीलैंड तक गया। यहाँ पे क्या खेला जाता है, क्रिकेट। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। क्रिकेट वहीं खेला जाता है जहाँ पे ब्रिटेन के उपनिवेश थे, मोस्टली, है ना। आजकल सभी देशों ने स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं। जैसे अमेरिका भी क्रिकेट खेलता है, अपने मतलब बड़े लेवल पे नहीं खेलता, लेकिन वहाँ पे भी प्लेयर हैं, और वहाँ पे छोटे लेवल पे क्रिकेट खेला जाता है। तो जहाँ जहाँ ये ब्रिटेन गया ना, वहाँ पे जैसे भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे संसदीय व्यवस्था से एक प्रभाव पड़ा है। जापान और जर्मनी, इसको जे जे करके याद कर लो। अध्यक्षात्मक प्रणाली की जो जननी है ना, अध्यक्षात्मक प्रणाली के जो शुरुआत मानी जाती है, वो मानी जाती है यूएसए से, ठीक है। यूएसए, यूएसए के जो नीचे दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ठीक है ना। मैक्सिको, इसको यहाँ पे लिखो, क्रम से याद कर लो। मैक्सिको, क्योंकि यूएसए, उसके बाद मैक्सिको, फिर ब्राज़ील, अर्जेंटीना, फिर बात करो अपन दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, फिर बात करते हैं फिलीपींस। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका भी तो क्रिकेट खेलता है। तो मैंने तो आपको याद करने का तरीका बताया है, ये 100% थोड़ी है कि जहाँ जहाँ पे जो है संसदीय व्यवस्था है वहाँ पे ब्रिटेन के औपनिवेशिक है, ठीक है। ये तो दक्षिण अफ्रीका में अध्यक्षात्मक प्रणाली, चाहे वहाँ पे क्रिकेट खेलते होंगे, ठीक है। याद करने का ये तरीका, ठीक है। अब बात करते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संसदीय, ये कहाँ पे पाया जाता है। तो देखो, ये पाया जाता है आपके फ्रांस में मोस्टली, ठीक।
हम बात करें हमारे पड़ोस में कौन है जो अभी बिल्कुल खस्ता हालत में हो गया है, श्रीलंका। वहाँ पर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है श्रीलंका में। रूस, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, ठीक है, पोलैंड। तो ये वाले जो देश हैं यहाँ पे अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। ठीक, लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो संसदीय व्यवस्था। इसको अपन थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। संसदीय व्यवस्था लिखो। अन्य नाम, संसदीय व्यवस्था के अन्य नाम क्या, अन्य नाम क्या है वो लिखो। इसे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। वेस्ट मिनिस्टर, क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि संसदीय व्यवस्था की जगह वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब है कि संसदीय व्यवस्था के बारे में पूछना है। ठीक है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो संसद है ना, ब्रिटेन में जो संसद है ना, वो वेस्ट मिनिस्टर एक जगह है वहाँ पे, वेस्ट मिनिस्टर क्षेत्र में बनी हुई है, इसलिए इसे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहा जाता है, और कोई लेना देना नहीं है इस। दूसरा हम बात करें, इसे इंग्लिश शासन प्रणाली कहा जाता है। समझ में आ गया होगा वैसे भी इंग्लिश शासन प्रणाली क्यों कहा जाता है। इंग्लिश शासन प्रणाली, इंग्लिश शासन प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही इंग्लिश जो है ब्रिटेन ने इसकी शुरुआत की थी, इसकी जन्म ही ब्रिटेन में हुआ है। ब्रिटेन में क्या है कि आप अपने यहाँ पे सबसे जैसे एक बात मैं बताऊँ आपको, ये संसद, ये संविधान, ये आपके असेंबली, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन। हमने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ग्रहण करी, इंडिया ने, भारत ने। ठीक है, भारत में लिखित संविधान है, और लिखित सबसे लिखित जो भी है, ये यार, लिखित, लिखित संविधान, और लिखित और बड़ा संविधान। ठीक है, अब यहाँ पे जो असेंबली है ना ब्रिटेन में, यहाँ लिखित नहीं है कोई भी संविधान, तो यहाँ की जो सर्वोच्चता है ना, मतलब संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता यहाँ की संसद के अंदर है, और संसद ने जो फाइनल कर दिया वो फाइनल है। और भारत में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान को संप्रभु माना है। संविधान मतलब कानून की जो, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये भी लिख लो कि संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन में, संसदीय संप्रभुता है। ठीक है, इसमें लिखो मोनरो। मोनरो कहता है, मोनरो के ये क्या है वर्ड्स हैं। मोनरो ने कहा कि ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है। सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का ही माना जाता है, कि संविधानों का जनक है। और ब्रिटिश और ब्रिटेन की संसद, संसदों की जननी है, ये इन्वर्टेड कोमा। मुनरो कहता है कि ब्रिटेन के संविधान, जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो संविधानों का जनक है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन के जहाँ जहाँ भी औपनिवेशिक रहे हैं, तो वहाँ वहाँ पर जो स्वतंत्र हुए थे जब देश, तो वहाँ पे जो ब्रिटेन का कुछ ना कुछ प्रभाव तो था ही, तो उन्होंने जो है ब्रिटेन के संविधान से ही बहुत सारी चीज़ें अपनाई थी। तो ब्रिटेन का संविधान सभी संविधानों का जनक हो गया, और ब्रिटेन की संसद ही सभी संसदों की जननी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ब्रिटेन का जो लिखित संविधान तो है नहीं, अलिखित संविधान और सबसे पुराना संविधान है, तो इसको ही आइडियल मान के सभी देशों ने अब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें संविधान में से, संसद में से, या इनकी कार्य प्रणालियों में से ले ली, और आज उसी कार्य प्रणाली के आधार पर उन्होंने अपने देश का संविधान खड़ा कर दिया।
ठीक है, इसलिए मुनरो ने ये चीज़ कही थी। तो 2 नंबर के शब्दों में, 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आराम से ऐसा एज इट इज़ कहावत आ जाएगी और पूछा जाएगा कि ये किसने कहा, तो उसका आंसर होगा मुनरो ने कहा था। ठीक है। ये तो कोटेशन हो गई। अब इसमें तीसरा पॉइंट लिखो, उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्यपालिका, मैंने बताया था ना शुरू में अभी, में क्या होता है, कार्यपालिका आपके व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। ठीक है ना। कैबिनेट सरकार। कैबिनेट सरकार, कैबिनेट सरकार किसने कहा था? ये आइवर, ये लिख लेना, क्योंकि ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो हम इसको क्या है कि इग्नोर करके ऐसे निकल जाते हैं, हाँ ये कौन कोटेशन किसने का। इसको एक ऐसे शॉर्ट में, जैसे कॉपी आ गई मान लो, तो कॉपी के साइड में ऊपर जगह रहती है, तो यहाँ लिख दिया करो कैबिनेट सरकार आइवर जेनिंग्स। मुनरो ने क्या कहा? संसदों की जननी। है ना। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि संसदों की जननी किसने कहा। ऐसे तो ना पूरे कोटेशन पूछेगा, एक बार पूछ लिया कि संसदों की जननी किसने कहा, एक इसको टुकड़े करके पूछ लेगा, तो उसका भी मुनरो ही होगा। ऐसे मत सोचने लग जाना कि यार इसमें तो आधा ही दे रखा है, संसदों की जननी, संविधानों का जनक तो दे ही नहीं रखा कोटेशन के अंदर। है ना। कैबिनेट सरकार क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इसमें मंत्रिमंडल, कैबिनेट मतलब क्या होता है? कैबिनेट मतलब होता है आपका, देखो, ये हो गए आपके मंत्रिपरिषद। ठीक है। मंत्रिपरिषद को लिखेंगे अपन मंत्रिपरिषद, ये आगे हो गया आपके कैबिनेट। है ना। तो मंत्रिपरिषद में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो भी सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। है ना। और कैबिनेट में इनमें से ही कुछ ऐसे जो होते हैं आपके कैबिनेट के, इनमें से ही मंत्री चुने जाते हैं। ठीक है। तो और ये ही महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। हम बात करें, जैसे हमने रीजनिंग में पढ़ी थी कि ये मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के अंदर ही एक जो है ये आपके कैबिनेट मंत्री। तो मंत्रिपरिषद बड़ा रूप है, और मंत्रिमंडल, दोनों में डिफरेंस समझो। कैबिनेट को मंत्रिमंडल बोलते हैं पहली बात तो, कैबिनेट को क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल। ठीक है। अब कैबिनेट, ये हो गई मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के अंदर आपके जो है मंत्री आ गए। ठीक है। राज्य मंत्री आ गए। ठीक है। और उप मंत्री आ गए। ठीक है। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो मंत्री है ना, जिनकी संख्या 15 के लगभग रहती है राजस्थान में, तो ये हो गए मंत्रिमंडल। इनको स्वतंत्र प्रभाव दे के रख, स्वतंत्र प्रभाव दे के रखते हैं। इसके बारे में अपन पूरा डिटेल में मैं समझा दूंगा आपको, अभी तो केवल इतना समझ लो कि मंत्रिपरिषद तो बड़ा है, और उसके मंत्रिपरिषद के अंदर ही जो छोटा जो होता है वो मंत्रिमंडल होता है। और मंत्रिमंडल ही दे वास्तव में कार्यपालिका मंत्रिमंडल को ही कहा जाता है। ठीक है। तो कैबिनेट सरकार के बारे में जो कहा गया है वो लिखो कि परंपरागत रूप से, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन ही मत लो आप, सब समझ में आ जाएगा। परंपरागत रूप से संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय शासन कहा जाता है, या मंत्रिमंडलीय शासन कहा जाता है। ठीक है। कैबिनेट के सभी लिखो, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, लिखवाने से क्या है कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी समझा दूंगा भी मैं। कैबिनेट के सभी मंत्री समान हैं, और प्रधानमंत्री
सम्मानों में प्रथम है। ये बिल्कुल एज इट इज लाइन पूछ ली जाती है कि प्रधानमंत्री सभी मंत्री समान है और प्रधानमंत्री सम्मानों में प्रथम है। ठीक है, ये किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। इसका मतलब ये हुआ कि संसदीय संसद की जो संसदीय शासन व्यवस्था जो है उसमें कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय आ जाता है। इसमें सभी मंत्री एक साथ होते हैं, जैसे ये मान लो ये मंत्री हो गए, है ना। तो इसमें प्रधानमंत्री जो है ये अलग से नहीं होता है, मतलब अलग से नहीं होता, ये भी एक मंत्री ही होता है वास्तव में। लेकिन ये क्या है कि इन सबकी सहमति से ये इनका क्लास, ये क्लास है, ये मान लो क्लास है, क्लास में सभी बच्चे समान हैं। अब क्लास में सभी बच्चे समान हैं, सभी को अधिकार है सभी तरीके के, ठीक है। परंतु क्लास में व्यवस्था बनाने के लिए या नेतृत्व करने के लिए एक मॉनिटर चुन लिया जाता है। मॉनिटर, तो ये प्रधानमंत्री जो है ये मॉनिटर ही है, मतलब सभी समानों में प्रथम है, मॉनिटर है। कोई भी बात होगी तो मॉनिटर को जाके बोलना पड़ेगा, कोई भी परेशानी होगी मॉनिटर को जाके बोलना होगा, तो मॉनिटर जो है आपके सभी तरह की समस्याओं का हल करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से इनके वेतन भत्ते सभी मंत्रियों के बराबर ही रहते हैं। प्रधानमंत्री पद की कोई अलग से शपथ नहीं होती है। प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं होती है अलग से, ध्यान रखना। इनकी जो शपथ है वो आपके कैबिनेट मंत्री के समान ही दी जाती है, कैबिनेट मंत्री के साथ ही दी जाती है। अलग से ना कोई अलग से वेतन भत्ते होते हैं, भत्ते थोड़े से मिल सकते हैं एक्स्ट्रा की सुविधा के लिए या सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए, बाकी जो भी वेतन मिलता है वो सब बराबर ही मिलता है। क्योंकि ये हमारे क्लास में बच्चे बैठे हैं, इसमें से चुनाव कर लिया मॉनिटर, क्लास सारे बच्चे बोले हम तो इसको मॉनिटर बनाएंगे, तो बस वो ये स्थिति है प्रधानमंत्री की। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए कि प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा होता है, वो एक अलग इशू है, उसके बारे में अपन जो है थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये है उसमें, है ना। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, अब लिखो डाइसी क्या कहता है। डाइसी एक अलग विचारक है। इसने कहा कि यद्यपि इस शासन का जो सारा कार्य है ना, शासन का प्रत्येक कार्य, शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पे किया जाता है। अब सम्राट कौन, वहाँ पे जैसे ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे जो साम्राज्ञी होती है उसके नाम पर किया जाता है। किसमें? संसदीय शासन व्यवस्था में, वो बताऊंगा, किया जाता है। परंतु इंग्लैंड की इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका, इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट की में है। ये देखो मैंने अभी जो बता रहा था ना वो सारी चीज़ इसमें अभी आपको आ जाएगी, कैबिनेट में है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि हमने कोई संसद में कोई भी कानून बनाया, कोई भी कानून बनाया तो उस पर सिग्नेचर तो आपके प्रेसिडेंट के होंगे, राष्ट्रपति के होंगे, चाहे ब्रिटेन हो चाहे इंडिया हो। होता है ना कि अपने राज्यसभा ने कोई कानून बनाया, लोकसभा ने उसे पास कर दिया, तो वो पास होने के बाद जो है जाता कहाँ पे? प्रेसिडेंट के पास फाइनल होने। मतलब नाम तो जो है आपके राष्ट्रपति का चल रहा है, परंतु कानून वही पास होगा जो आपके प्रधानमंत्री जी कैबिनेट में पास करवाएंगे, है ना। प्रधानमंत्री कैबिनेट में पास कराएंगे। अगर इन्होंने कोई कानून को यहीं पे रद्द कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास तो कोई कानून ही नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर कोई कानून चला जाता है तो किसी भी तरीके से वहाँ पे पास होने नहीं देंगे। तो प्रेसिडेंट क्योंकि नाम मात्र का जो होता है, नाम मात्र का होता है, शासन का संचालन मुख्य रूप से प्रधानमंत्री करता है, इसे इसलिए वास्तविक कहा जाता है। ठीक, अब पढ़ो। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट में लिखो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये अन्य नाम है ना जो संसदीय शासन व्यवस्था उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लिखो प्रधानमंत्रीय कैबिनेट जो है संसदीय शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री सरकार। प्रधानमंत्री सरकार, ये किसने कहा था? ये कहा था आपके क्रॉसमैन ने।
क्रॉसमैन ने कहा था। अब इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है, क्या मतलब है? यही मतलब है कि शासन की जो सारी कार्य प्रणाली है प्रधानमंत्री खुद करता है। प्रधानमंत्री शासन की सारी प्रणाली, कार्य प्रणाली है जो, जैसे कोई भी कानून बना लिया या कुछ भी करना है, उसका काम तो किसका होता है? प्रधानमंत्री का। लेकिन उसको जो है सिग्नेचर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। तो प्रधानमंत्री ही वास्तव में सरकार का जो है मुखिया माना जाता है वास्तविक रूप में, देखा जाए तो। लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी, पर देखा जाए तो। ठीक। एक, हाँ, अब इसमें एक अलग से नोट लगाओ, है ना? उसमें मैं आपको एक चीज़ लिखा रहा हूँ, वो लिखो कि सभी पद समान रूप से सभी के लिए खुले हैं। सभी पद समान सभी के लिए, सभी पद समान, सभी पद समान रूप से सभी के लिए खुले हैं। ठीक है। राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या लिखवा दिया, इसका मतलब ये है, अब इसमें ना ऐसे ब्रैकेट बना लो और इधर बराबर में लिख लो गणतंत्रीय व्यवस्था। यहाँ लिख लो गणतंत्रीय व्यवस्था। मतलब गणतंत्र, एक एक ये भी टर्मिनोलॉजी आती है ना कि गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्रीय व्यवस्था क्या होती है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे गणतंत्रीय व्यवस्था में सभी पद समान रूप से, मतलब कोई भी खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी, सबको बराबर जो है अधिकार है। और राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन जनता द्वारा ही किया जाता है। उसे गणतंत्रीय व्यवस्था कहा जाता है। मतलब देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, और जनता द्वारा करने पर ही वो व्यवस्था गणतंत्र कहलाती है। ब्रिटेन में क्या होता है? वंशानुगत कर रखा है, तो वहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था नहीं है, वंशानुगत किया हुआ है वहाँ पर जो है, जो वंशानुगत आधार पर ही राष्ट्राध्यक्ष का या फिर साम्राज्ञी का चुनाव किया जाता है। ठीक। अब आगे चलते हैं अपन इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। व्यू, इतना सही है क्या? इसको थोड़ा बड़ा करूँ? ये ठीक है। इसमें लिखो संसदीय संप्रभुता। ये टर्म्स हैं कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपन को बहुत काम देगी आगे। संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता से मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ब्रिटेन के अंदर जो है, ब्रिटेन के अंदर और इंडिया के अंदर, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आपके जो है असेंबली। यहाँ पे जो है संप्रभुता किसमें है? संसद में। संसद कोई भी कानून बनाकर जो है संशोधन कर सकती है संविधान के अंदर। और यहाँ पे किस में है? संविधान के अंदर संप्रभुता है ना? अंतिम रूप से तो जनता में है, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ संविधान के अंदर है। संविधान में संसद है ना, हमारे इंडिया में कोई भी जो है संसद संविधान के अंदर संशोधन नहीं कर सकती। कोई भी नहीं, मतलब कुछ कर सकती है, लेकिन इस तरह से नहीं कर सकती कि कुछ भी संशोधन कर दिया, क्योंकि हमारे संविधान में संशोधन के लिए 1973 में एक वाद आया था। वो अपन इंडियन की जो पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं आपको यहाँ नॉलेज के लिए बता दूँ, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद था, तो उसमें ये एक संकल्पना दी गई थी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कि संविधान में संशोधन तो कर सकती है संसद, संविधान में संशोधन तो करो आप, आपका अधिकार है, अनुच्छेद भी है 368, कर सकती है, आपका अधिकार है, संविधान संशोधन करो आप, आपको जनता ने चुना है, परंतु आप मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे? कि आपने एक संकल्पना दी है, किसने? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि एक संविधान का जो मूल ढांचा है ना,
संविधान का मूल ढांचा, मूल ढांचे की संकल्पना दे दी कि संविधान में संशोधन करो, परंतु ऐसा संशोधन मत करो जो कि संविधान के मूल ढांचे पर विपरीत प्रभाव डालता हो, कि आप ढांचा ही गिरा दो संविधान का। ये संविधान, इसके ये पिलर, ये पिलर ही तोड़ दोगे तो संविधान तो गिर जाएगा नीचे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे कानून मत बना दो जो जनता के अधिकारों को छीनता हो या जो न्याय संगत नहीं हो। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चीज़। और अब सभाई इसने संसद ने, सरकार ने पूछा कि ये क्या होता है, सब मूल ढांचा क्या है, बताओ आप। तो संसद, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय आने पर, समय समय पर इसको बताते रहेंगे। तो संविधान, कभी भी सरकार को लगता है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये कोई कानून जो संसद ने बनाया है वो आपके जनता के लिए विपरीत है, तो बस सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है। अब मैं न्यायिक समीक्षा कर सकता, अब मैंने क्या बताया कि संसद ने कोई कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी न्यायिक समीक्षा कर डाली, ये कि जनता के लिए ठीक नहीं है ना। यही तो होता है क्या, नियंत्रण और संतुलन, है ना। मतलब काम इसका कानून बनाने का, जांच इन्होंने कर लिया, तो शक्ति तो इनकी है, दोनों की शक्ति अलग अलग है, शक्ति पृथक्करण दिख रहा है, परंतु ये निरंकुश ना बन जाए इसलिए नियंत्रण संतुलन आवश्यक है। इस इसी चीज़ को मैंने उन दो वीडियो में समझाया है। आप गवर्नमेंट गुरु चैनल पे जाके, गवर्नमेंट गुरु 2.0 चैनल पे यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना, बहुत अच्छा वीडियो है, समझ में आ जाएगा आपको भी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक। हम बात करते हैं फिर आगे, संसदीय संप्रभुता। इसमें लिखवा देता हूँ आपको, ये समझा तो दिया, इसमें लिखो संसद को किसी कानून के निर्माण, किसी कानून के निर्माण, संशोधन, कानून का निर्माण करा, फिर कानून में संशोधन एवं निरसित, निरसित मतलब रिपील करना, हटाना उसे, करने की अंतिम शक्ति प्राप्त है। अंतिम शक्ति प्राप्त है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और लिखो, एक लाइन की संसदीय संप्रभुता भारत के लिए, भारत के अंदर नहीं है इस तरह से, भारत में संविधान को सर्वोच्चता दी जाती है, परंतु हम जो है पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, और ब्रिटेन में ही संसदीय व्यवस्था की जननी कही गई है ना ब्रिटेन को, इसलिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो संसदीय संप्रभुता, ब्रिटिश संविधान, देखो इसमें लिखवा दिया मैंने, ब्रिटिश संविधान का केंद्रीय विषय रहा है, केंद्रीय विषय रहा है। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ लिखो, नेक्स्ट उपनाम जो है कि फॉग एक विचारक है, इन्होंने क्या बोला है कि ये राजमुकुटधारी गणतंत्र है, राजमुकुटधारी गणतंत्र। गणतंत्र मैंने बताया था कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राष्ट्राध्यक्ष का, परंतु ब्रिटेन में तो वंशानुगत है, वहाँ पे वंशानुगत राजतंत्र भी मौजूद है और गणतंत्र भी मौजूद है, तो राजमुकुटधारी गणतंत्र है, इसलिए ओग ने ये कहा। ठीक है। अब हम बात करेंगे संसदीय व्यवस्था के लक्षण या विशेषता, है ना। परंतु मैं सोच रहा हूँ कि आपने जो है कॉपी में, नई पेज पे, एक तरफ तो लिखेंगे संसदीय व्यवस्था और एक तरफ लिखेंगे अध्यक्षात्मक व्यवस्था, फिर हम इनके अंतर जो है ना, और अंतर और विशेषता दोनों एक ही बात है, भाई इसकी जो विशेषता होगी, इसकी अलग विशेषता होगी, तो दोनों में अंतर हो जाएगा, तो अपन उसी तरह से ऐसे चार्ट बना के कर लेंगे, तो उससे क्या ईजी बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक। तो मोटा मोटा मैंने आपको संसदीय व्यवस्था का आइडिया दे दिया। अब नेक्स्ट अपन अध्यक्षात्मक के बारे में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है। इससे लिखो, इसमें इसे राष्ट्रपति
शासन प्रणाली भी कहा जाता है, कहा जाता है। इसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इसका जो जनक देश माना जाता है वो यूएसए को माना जाता है ना। अब इसमें लिखो कि संसदीय शासन प्रणाली के विपरीत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। कैसे है वो भी बात करेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली के विपरीत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। कैसे है कि संसदीय प्रणाली में शक्ति शक्ति संलयन पर जोर दिया जाता है। संसदीय प्रणाली में शक्ति संलयन पर जोर दिया जाता है, दिया जाता है। जबकि अध्यक्षात्मक, इसको लिख लेना पूरा, अध्यक्षात्मक प्रणाली में शक्ति पृथक्करण पर जोर दिया जाता है। जोर दिया जाता है। देखो इसका मतलब यह है कि संसदीय प्रणाली में शक्ति संलयन पर जोर दिया जाता है और अध्यक्षात्मक प्रणाली में शक्ति पृथक्करण पर जोर दिया जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेना। देखो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की हम बात करते हैं, ठीक है। ये विधायिका मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इससे ही मिलके बनती है आपकी कार्यपालिका, ठीक है ना। तो इससे ही मिलकर बनती है, तो इनमें घनिष्ठता होती है विधायिका और कार्यपालिका में। एग्जीक्यूटिव, ये लो एग्जीक्यूटिव, है ना। तो दोनों की शक्ति मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, उत्तरदायी का सिद्धांत होता है। परंतु अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो आपकी कार्यपालिका है, कार्यपालिका में कौन है, आपके प्रेसिडेंट। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे, यहाँ संसद होती है, यहाँ पे क्या होती है, कांग्रेस। ये दोनों अपना अपना काम अलग अलग करती है। इसको इससे मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ये तो शक्ति का संलयन मतलब अलग अलग शक्ति बटी हुई है और ये एक जगह के काम कर रहे हैं, और ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं। शक्ति का पृथक्करण पे जोड़ दिया जा रहा है, ठीक। मैंने बताया था कि उस वाले वीडियो में शक्ति पृथक्करण वाले वीडियो में मैंने बताया था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आपके किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। बहुत ही फेमस जो है सिद्धांत है, 1748 में। बुक का नाम भी बताया था, स्पिरिट ऑफ, बहुत बच्चों ने अगर वो वीडियो देखा होगा तो ये आपको याद भी आ रहा होगा, ठीक है। स्पिरिट ऑफ लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका ये टॉपिक है, इसको ज़रूर देखना। काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं यहाँ से। और इजी है, ऐसा है नहीं, बस समझने की फ़र्क है। आपको समझ में आ जाएगा, आप वो वीडियो देखना, ठीक। अब एक इसमें मॉन्टेस्क्यू की जब बात कर रहे हैं तो मॉन्टेस्क्यू के बारे में अपन एक चीज़ लिख लेते हैं। मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू को अमेरिकी संविधान का, अमेरिकी संविधान का संविधान का बौद्धिक पिता कहा जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि अमेरिकी संविधान का बौद्धिक पिता किसे कहा जाता है, तो मोंटेस्क्यू को कहा जाता है, बौद्धिक पिता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज। मेडिसन मेडिसन एक विचारक है। इन्होंने कहा 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 इन्वर्टेड कॉमा में लिखो एज इट इज, अगर शक्तियों का अगर शक्तियों का संकेंद्रण होता है, संकेंद्रण होता है, चाहे एक चाहे एक
कुछ या बहुत, बहुत के हाथों में। या शक्तियों का संकेंद्रण होता है एक, कुछ या बहुत के हाथों में। चाहे वे लोग, चाहे वे लोग पेतरक हो, निर्वाचित हो, चल गया, निर्वाचित हो या मनोनीत, यह अत्याचार अत्याचार तंत्र का दूसरा नाम होगा। देखो कितनी अच्छी बात कही इसने, दूसरा नाम होगा। इसको एज इट इज लिख लो, मैं समझाता हूँ। इन्होंने कहा कि शक्तियों का अगर केंद्र, मतलब शक्तियां एक ही जगह अगर रहेंगी, है ना, मतलब इसने एक तरह से शक्ति पृथक्करण का सपोर्ट किया है, समर्थन किया है कि शक्ति पृथक्करण होना जरूरी है। क्योंकि अगर एक ही जगह शक्तियों का केंद्र रहेगा, शक्तियां अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेगी, चाहे वो व्यक्ति निर्वाचित हो, एक हो, मतलब एक ही व्यक्ति हो, या कुछ कुछ ग्रुप हो, कुछ भी व्यक्ति हो, मतलब 5-6 व्यक्ति हो, 10-15 व्यक्ति हो, या एक व्यक्ति हो, या बहुत सारे हो, ठीक है, बहुत सारे हो, अगर उनके हाथ में अगर सारी शक्तियां रहेंगी ना, चाहे वो पैतृक हो, निर्वाचित हो या मनोनीत हो, किसी तरह से भी चुने गए हों, चाहे वो वंशानुगत हो, राजतंत्री में हो या लोकतंत्र हो, कुछ भी हो, XYZ, मतलब कुल मिला के बात ये कहना चाहता है कि शक्तियां अगर किसी भी एक के पास केंद्रित रही, तो वह अत्याचार तंत्र होगा, वो मनमानी करेंगे। इसलिए शक्ति का पृथक्करण अति आवश्यक है। एक और विचारक है, सिमोन बोलीवर। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए, लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए, राष्ट्रपतियों के लिए राष्ट्रपति के नाम, राष्ट्रपति के नाम, राष्ट्रपति के नाम के साथ निर्वाचित राजा, निर्वाचित राजा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लैटिन अमेरिकी देशों के साथ जो राष्ट्रपति के नाम के साथ निर्वाचित राजा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी विशेषता हम लिख लें अध्यक्षात्मक प्रणाली में कि क्या क्या थोड़ी छोटी विशेषता होती है। विशेषता हम एक साथ करेंगे कंपैरिजन करते हुए, लेकिन इसमें छोटी छोटी विशेषताएं हैं जो हम समझने के लिए ज़रूरी है, वो लिख लो। कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है आपके, सबसे पहले तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर, यहाँ लिख लो विशेषताएं, सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। सेकंड लिखो, इसमें राष्ट्राध्यक्ष, इसमें राष्ट्राध्यक्ष राज्य व सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। मतलब संसदीय शासन प्रणाली की तरह नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष की नाम मात्र का प्रधान है, काम तो सारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वास्तविक प्रधान होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब यहाँ प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है, सारे काम प्रेसिडेंट ही करता है, वही कार्यपालिका होती है। इसमें लिखो मंत्रिमंडल विधायिका से मुक्त रहती है, विधायिका से मुक्त रहती है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट लिखो कि कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है,
इसका मतलब ये हुआ कार्यपालिका का निश्चित कि कार्यपालिका वहाँ कौन होता है, एग्जीक्यूटिव पावर किसमें है, प्रेसिडेंट में। तो प्रेसिडेंट का निश्चित कार्यकाल है 4 वर्ष। अगर इससे पहले उसे हटाना है तो हटाने के लिए महाभियोग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। लेकिन अपन इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर है, तो यहाँ विधायिका क्या करेगी कि मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका के विरोध में जो संसद है यहाँ की अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अगर अविश्वास प्रस्ताव वो पास हो जाता है तो कार्यपालिका को हटना ही होगा। तो यहाँ निश्चित नहीं है, कभी भी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है निश्चित है, 4 वर्ष के लिए है तो है। अगर इसको हटाना है तो वो महाभियोग की प्रक्रिया, वो एक अलग इशू है, महाभियोग क्या होता है। ठीक है। तो ये इसमें अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण थे, और अपन और भी आगे देखेंगे। ठीक। तो ये जो मैंने बताया आज, अपन ने दोनों के बारे में चर्चा करी कि संसदात्मक क्या होता है, मोटी मोटी बातें, और ये है अध्यक्षात्मक। कल अपन इनकी विशेषता देखेंगे कि विशेषता इनकी किस तरह से, तो नंबर 1 डाल के इधर नंबर डाल के, तो इससे क्या तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। तुलनात्मक अध्ययन हमेशा याद रहता है, इस तरह से अपन देख लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गवर्नमेंट गुरु 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ना, कमेंट्स करो, कोई भी एडवाइस देना है तो उसके लिए कमेंट्स करो, या कुछ भी आपको पूछना है उसका रिप्लाई भी मैं दूंगा आपको पर्सनली, कोई इशू नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को इससे मोटिवेशन मिलेगा ही, चैनल भी फेमस होगा अपना, और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाया जाऊँगा इस तरह से। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे जो हैं वीडियो पड़े हुए हैं, भरमार है, कोई दिक्कत नहीं यूट्यूब पे। लेकिन अपन को डिटेल, अपन को तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अपन को कौन सा वो बनना है, क्या बोलते हैं उसको, विद्वान बनना है। एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए हमारा तो, चाहे वो 20 मिनट के वीडियोस में अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 20 मिनट के वीडियो से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो सफिशियंट है। बाकी आप 2 घंटे का वीडियो देख लो और एक भी क्वेश्चन नहीं आए, तो अपन को तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, सीधा सा टारगेट है एग्ज़ाम क्वालिफाई। जहाँ से क्वेश्चन आएंगे मैं वही चीज़ बताऊँगा, फालतू की चीज़ नहीं बताऊँगा। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन कल की क्लास में देखेंगे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक के गुण क्या होते हैं। ठीक। चलिए नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।